हाँ, हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने चल रहे हैं, प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज। मतलब दो तरह के बच्चे थे पहले, जिसमें एक सीसीएल होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो इस चैप्टर में दिया गया हुआ है। और जो दूसरे होते हैं चिल्ड्रंस विद नीड एंड केयर वाले, वो अलग है, उनका प्रोसीजर आगे दिया हुआ चैप्टर में। तो चैप्टर 4 पढ़ते हैं। इसमें सेक्शन 10 है, वो बोल रहा है एप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड एलिस टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज। ठीक है। हाँ, तो सेक्शन 10 जो है एप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड एलिस टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज, सब सेक्शन 1 बोल रहा है एज सून एज चाइल्ड एलिस्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज़ एप्रीहेंडेड बाय द पुलिस। मतलब जैसे ही एक बच्चा जिस पे एलिगेशन लगे हुए हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज हैं, पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा, एप्रीहेंड किया जाएगा, सच चाइल्ड शैल बी प्लेस अंडर द चार्ज ऑफ द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। उसको तुरंत ही उस बच्चे की जो कस्टडी या उसको जो है वो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस होगी, उसको दे दिया जाएगा। और द डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, मतलब या तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को दे दिया जाएगा उस बच्चे को तुरंत ही, या फिर डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस होगी, उन्हें दे दिया जाएगा। और ये दोनों जो पुलिस यूनिट्स हैं वो हु शैल प्रोड्यूस द चाइल्ड, हु शैल प्रोड्यूस द चाइल्ड, वो तुरंत ही किसको प्रेजेंट करेंगी, किसके सामने प्रोड्यूस करेंगी, बिफोर द बोर्ड विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम बट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। मतलब ये ध्यान रखिए, जैसे ही एक पुलिस किसी बच्चे को जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज है, अगर पुलिस पकड़ती है, उसको तुरंत हैंड ओवर करेगी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर को। वो 24 आवर्स के भीतर में किसके पास ले जाएंगे, बोर्ड के पास, यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास लेके जाएंगे। ठीक है। इसके आगे क्या लिखा हुआ, ऑफ एप्रीहेंडिंग द चाइल्ड एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी। ये तो हम जानते हैं कि जितना जर्नी में जो टाइम लगता है उसको एक्सक्लूड करने के बाद 24 घंटे के भीतर में बोर्ड के पास पहुंचाएंगे। फ्रॉम द प्लेस वेयर सच चाइल्ड वॉज एप्रीहेंडेड, जहाँ से वो बच्चा गिरफ्तार किया गया, जहाँ से पकड़ा गया है। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इन नो केस अ चाइल्ड एलिस टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ शैल बी प्लेस्ड इन पुलिस लॉकअप और लॉज्ड इन अ जेल। इस एक्ट को बनाने का मतलब ही था कि जो चिल्ड्रन हैं उनको किसी भी तरीके से जो जनरल रेगुलर कोर्ट का प्रोसीडिंग होती वो ना कराया जाए। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रोवाइडेड एट इन नो केस, किसी भी तरीके से उस बच्चे को जो चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज है उसको किसी भी तरीके से पुलिस लॉकअप में या जेल में नहीं भेजा जाएगा। ठीक है। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है इस एक्ट से रिलेटेड। सब क्लॉज 1, टू प्रोवाइड फॉर पर्सनस थ्रू होम इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड वॉलेंटरी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनी चाइल्ड एलिस टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मे बी प्रोड्यूस बिफोर द बोर्ड। मतलब बता सकती टू प्रोवाइड फॉर पर्सनस थ्रू, मतलब कोई एनजीओज़ है, जो एनजीओ बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो लोग भी उस बच्चे को क्या कहते हैं बोर्ड के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, भेज सकते हैं। सब क्लॉज 2 बोलते हैं टू प्रोवाइड फॉर द मैनर इन विच द चाइल्ड एलिस टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मे बी सेंट टू एन ऑब्जर्वेशन होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी एज द केस मे बी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ऐसा भी रूल बना सकती है कि जहाँ पर जो चाइल्ड है कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है, उसे ऑब्जर्वेशन होम में या प्लेस ऑफ सेफ्टी में भी रखा जा सकता है, उससे रिलेटेड रूल बना सकती है जैसा स्टेट गवर्नमेंट को ठीक लगता है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 12 पे आ जाते हैं। सेक्शन 12 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो बेल के रिगार्डिंग बात करता है कि जो चाइल्ड है कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज, उसको उसने कोई ऑफेंस किया, बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया गया, उसको बेल कैसे मिलेगी, ये सेक्शन 12 बताता है। बेल टू अ पर्सन हु इज़ अपरेंटली अ चाइल्ड एलिस टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, व्हेन एनी पर्सन हु इज़ अपरेंटली अ चाइल्ड and is alleged to have committed a bailable or non-bailable offense is apprehended or detained by the police or appears or brought before a court, such person shall notwithstanding anything contained in the CRPC or in any other law for the time being in force.
CRPC तो अब ख़त्म हो गया, यानी अब एनी अदर लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी BNSS में जो भी दिया हो उससे लेना देना नहीं है. बी रिलीज ऑन बेल with or without surety or placed under the supervision of a probation officer or under the care of any fit person. क्या बोल रहा है सबसेक्शन 1? सबसेक्शन 1 बोल रहा है कि कोई बच्चा जो कि पाया गया है बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस के रेफरेंस में, जिसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, वो तुरंत ही पुलिस बोर्ड के सामने ले गई है. CRPC या BNSS में कुछ भी दिया उससे लेना देना नहीं है, नॉन ऑब्सेंटी क्लॉज है. बता रहा है कि बी रिलीज ऑन बेल, उस बच्चे को रिलीज़ किया जाएगा बेल पे विद और विदाउट श्योरिटी, जैसा ठीक लगता है बोर्ड को. ठीक है, लेकिन जो जनरल बेल के प्रोविजन CRPC में दिए गए उससे रिलेटेड नहीं है, उससे लेना देना नहीं है. बी रिलीज ऑन बेल विद और विदाउट श्योरिटी और प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर, या तो उसको बेल पे छोड़ दिया जाएगा या फिर प्लेस्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर और अंडर द केयर ऑफ एनी फिट पर्सन, या तो सुपरविज़न प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविज़न में उसको रखा जाएगा. प्रोविज़ो क्या बोलता है? प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन शैल नॉट बी सो रिलीज, वो पर्सन यानी जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसको रिलीज़ नहीं किया जाएगा इफ़ देयर अपीयर्स रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द रिलीज इज़ लाइकली टू bring that person into association with any known criminal or expose the said person to moral, physical or psychological danger, और द पर्सनस रिलीज वुड डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस. 3 बातें बोल रहा है. सबसेक्शन 1 में क्या बोल रहा था? CRPC में कुछ भी दिया उससे लेना देना नहीं है, उस बच्चे को बेल पे छोड़ा जा सकता है विद और विदाउट श्योरिटी या फिर प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में रखा जा सकता है. प्रोविज़ो बोल रहा है कि किन 3 पॉइंट पे उसको बेल नहीं दी जाएगी, उसको रिलीज़ नहीं किया जाएगा. पहला पॉइंट है likely to bring that person into association with any known criminal, ये फर्स्ट हो गया. और ये सेकेंड है एक्सपोज द सेड पर्सन टू मॉरल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेंजर. और थर्ड बोलता है द पर्सनस रिलीज वुड डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस. ये 3 पॉइंट हैं जिस पे क्या कहते हैं, बोर्ड उस बच्चे की बेल को डिनाई कर सकता है. ठीक है, अब ध्यान, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि किन 3 पॉइंट पे जे बोर्ड या क्रिमिनल कोर्ट किसी CCL बच्चे की बेल को रिजेक्ट कर सकती है. पहला पॉइंट था ब्रिंग्स दैट पर्सन इनटू एसोसिएशन विद एनी नॉन क्रिमिनल और एक्सपोज द सेड पर्सन टू मॉरल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेंजर, और द पर्सनस रिलीज वुड डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस. या तो उसको छोड़ने पर वो बच्चा किसी ऐसे एसोसिएशन में जो क्रिमिनली जाना जाता है उसमें आ जाएगा, इस बेस पे उसकी बेल रिजेक्ट की जा सकती, या एक्सपोज कर सक, या सेकेंड रीज़न ये है कि एक्सपोज द सेड पर्सन टू मॉरल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेंजर. या तो उस बच्चे को अगर छोड़ा जाए बेल पे तो जो सोसाइटी है किसी तरह का उस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़े या फिज़िकल प्रेशर पड़े या मॉरल, ये छोड़ा जाए कि अरे ये बच्चा तो उसने ऐसा किया है, तो किसी तरह का उस पर डेंजर ना हो तो उस पर बेल रिजेक्ट कर दी जाएगी. थर्ड पॉइंट ये है कि पर्सन रिलीज वुड डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, यानी जस्टिस क्लेम नहीं करता है, जस्टिस नहीं कहता है कि यहाँ पे इस बच्चे को रिलीज़ कर देना सही रहेगा, हो सकता है वो आगे चल कर के और कुछ ऑफेंस करे. इस वजह से ये थर्ड पॉइंट पे बेल रिजेक्ट या बोर्ड बेल को रिजेक्ट कर सकता है. बोर्ड शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर डिनाइंग द बेल. इन 3 पॉइंट्स पे बोर्ड को अपने रीजंस भी डिनोट करने होंगे कि हम बेल को रिजेक्ट कर रहे हैं. एंड द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू सच अ डिसीजन, या जैसे उस समय सर्कमस्टांसेस हो उनको भी लिखना होगा, बताना होगा. सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? When such person having been apprehended is not released on bail under subsection 1 by officer in charge of police station, such officer shall cause the person to be kept only in an observation home. यानी जब भी उसको बेल नहीं मिलेगी, सबसेक्शन 2 बोल रहा है, तो उसको कहाँ रखा जाएगा? ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा. ठीक है, एज मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंटिल द पर्सन बी ब्रॉट बिफोर द बोर्ड. ठीक है, जब तक बोर्ड के सामने नहीं लाया जाता है पुलिस वाले उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखेंगे. सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? When such person is not released on bail under subsection 1, the board it shall make an order
sending him to the observation home or place of safety as the case may be for such period during the pendency of inquiry regarding the person as may be specified in the order. सेम वही बात बोल रहा है, जब तक बच्चे को सब सेक्शन 1 में रिलीज़ नहीं किया जाता है तब तक ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा। ड्यूरिंग इंक्वायरी अगर कोई चलेगी, पेंडेंसी कोई, तब भी वहीं पे रखा जाएगा या जैसा स्पेसिफाइड ऑर्डर दिया जाए उस हिसाब से। सब सेक्शन 4 क्या बोल रहा है? व्हेन अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज़ अनेबल टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ बेल। बच्चा है जो CCL है, अगर वो एबल नहीं है कंडीशंस को फुलफ़िल करने में, बेल में जो भी कंडीशन लगी हुई हैं, और विद इन 7 days ऑफ द बेल ऑर्डर जब भी हुआ है उससे 7 दिन के भीतर में बेल में जो कंडीशंस लगी हुई हैं उसको फुलफ़िल नहीं करता है वो बच्चा, सच चाइल्ड शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द बोर्ड फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ कंडीशन ऑफ बेल। तो उस बच्चे को बोर्ड के सामने पेश किया जा सकता है, शायद उसकी जो बेल कंडीशंस हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, यानी बोर्ड के पास एक ऑप्शन है कि कंडीशन जो लगी हुई है बेल में उनको मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है, सेक्शन 13 पढ़ते हैं। सेक्शन 13 इंफॉर्मेशन टू पेरेंट्स, गार्जियन और प्रोबेशन ऑफिसर। मतलब इंफॉर्मेशन किस चीज़ की? जो एप्रीहेंडेड है, जो CCL है, चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उसके पेरेंट्स को, गार्जियन को इन्फॉर्मेशन क्या दी जाएगी उसके रेफरेंस में बात कर रहा है। सबसेक्शन 1 वेयर अ चाइल्ड alleged to be in conflict with law is apprehended। वेयर अ चाइल्ड एलिज टू बी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज़ अप्रीहेंडेड। जब भी बच्चा जो चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है अप्रीहेंड यानी पकड़ा जाएगा, द ऑफिसर डेजिग्नेटेड एज चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर of the police station or the special juvenile police unit to which such child is brought shall as soon as possible after apprehending the child inform। यानी जब भी जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है वो या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है वो जब भी किसी बच्चे को पकड़ेंगे जो चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज है, वो तुरंत ही इन्फॉर्म किसको करेंगे? सब क्लॉज 1 में दिया, द पेरेंट और गार्जियन ऑफ सच चाइल्ड, जो उस बच्चे के पेरेंट्स हैं या गार्जियन उन्हें, इफ़ दे कैन बी फाउंड, अगर वो पुलिस, स्पेशल पुलिस है, वो अगर उस बच्चे के पिता मतलब पेरेंट्स और गार्जियन को पता लगा पाती है तो उन्हें उस चीज़ का इन्फॉर्म करेगी, इफ़ दे कैन बी फाउंड, एंड डायरेक्ट देम टू प्रेजेंट एट द बोर्ड बिफोर विच द चाइल्ड इज़ प्रोड्यूस्ड। पुलिस बता देगी उनके पेरेंट्स गार्जियंस को कि जब भी क्या कहते हैं उस टाइम पे प्रोड्यूस हो जाए जिस समय उस बच्चे को बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सब क्लॉज 2 क्या बोलता है? द प्रोबेशन ऑफिसर और इफ़ नो प्रोबेशन ऑफिसर इज़ अवेलेबल, अ चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर फॉर प्रिपरेशन एंड सबमिशन विद इन 2 weeks टू द बोर्ड अ सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है या इसको प्रोबेशन ऑफिसर बनाता है। ठीक है, द प्रोबेशन ऑफिसर और इफ़ नो प्रोबेशन ऑफिसर इज़ अवेलेबल चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, यानी प्रोबेशन ऑफिसर बनाएगा, अगर वो नहीं होगा तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर बनाएगा। प्रिपेयर करेगा विद इन 2 weeks, इंपॉर्टेंट है, कितने दिनों में? 2 weeks में, विद इन 2 weeks टू द बोर्ड के सामने 2 हफ्तों के भीतर क्या कहते हैं एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसमें क्या होगा? कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एंटीसीडेंट्स and family background of the child and other material circumstances likely to be assistance to the board for making the inquiry। बोर्ड किस हिसाब से इंक्वायरी करे और क्या पैरामीटर्स होने, किस बेस पे इंक्वायरी करेगी चाइल्ड से, तो उसके रेफरेंस में जो प्रोबेशन ऑफिसर होते हैं 2 हफ्तों के भीतर बोर्ड के सामने एक रिपोर्ट, जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन कैसी होगी उसके फैमिली से रिलेटेड, फैमिली का बैकग्राउंड, चाइल्ड के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो प्रेजेंट कराया जाएगा। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? वेयर अ चाइल्ड इज़ रिलीज्ड ऑन बेल द प्रोबेशन ऑफिसर और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर शैल बी इन्फॉर्म्ड बाय द बोर्ड। जब भी बच्चे को, चाइल्ड है, उसको बेल पे रिलीज़ कराया जाएगा, द प्रोबेशन ऑफिसर और द चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर शैल बी इन्फॉर्म्ड बाय द बोर्ड प्रोबेशन ऑफिसर को या चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को तुरंत उस चीज़ को इन्फॉर्म कर देगी। ठीक है, सेक्शन 13 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यहाँ पे DP रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट की बात की गई है। ये जनरली क्या होता है
ये बेस होता है सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 में बेल दी जाए या ना दी जाए उसके रेफरेंस में, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, ये जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है वो, ठीक है। हाँ, सेक्शन 14 क्या बोलता है? इंक्वायरी बाय बोर्ड रिगार्डिंग चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। अब बोर्ड कैसे इंक्वायरी करेगा? सेक्शन 13 में हमने देखा था कि इंक्वायरी जो बोर्ड करेगा उसके वो किस बेस पे करेगा? सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे, जो कि क्या कहते हैं प्रिपेयर करी जाएगी प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा। अब जब ये रिपोर्ट आ गई तब उसके बाद इंक्वायरी करेगा बोर्ड, वो कैसे करी जाएगी वो सेक्शन 14 में होता है। Section 14 Inquiry by board regarding child in conflict with law. Subsection 1 Where a child alleged to be in conflict with law is produced before board. जब कभी भी बच्चे को बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, द बोर्ड शैल होल्ड एन इंक्वायरी इन अकॉर्डेंस। बोर्ड कैसे इंक्वायरी करेगा? इन अकॉर्डेंस विद द in accordance with the provisions of this act may pass such order in relation to such child as it deems fit under section 17 and 18 of this act। मतलब बोर्ड इंक्वायरी किस हिसाब से करेगा? सेक्शन 17 और 18 में जिस तरह के प्रोविज़न दिए गए उस हिसाब से बोर्ड इंक्वायरी करेगा। यहीं इसी जगह पे सेक्शन 17 और 18 देख लेते हैं हम लोग। सेक्शन 18 क्या बोल रहा है? ऑर्डर रिगार्डिंग चाइल्ड फाउंड सेक्शन 17 सॉरी सेक्शन 17 ऑर्डर रिगार्डिंग अ चाइल्ड नॉट फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। यानी सेक्शन जो हम लोग पढ़ रहे थे सेक्शन 14 में बोलता है कि बोर्ड इंक्वायरी करेगा किस हिसाब से? सेक्शन 17 और 18 के हिसाब से, ठीक है। सेक्शन 17 क्या बोले? ऑर्डर्स रिगार्डिंग अ चाइल्ड नॉट फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। यानी जब बच्चा जो है सीसीएल वो नहीं पाया जाता है। ऑर्डर्स रिगार्डिंग अ चाइल्ड नॉट फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जो बच्चा है वो सीसीएल नहीं है, तब क्या होगा? सब सेक्शन 1 वेयर अ बोर्ड इज सेटिस्फाइड ऑन इंक्वायरी दैट द चाइल्ड ब्रॉट, क्या लिखा हुआ देखिए, वेयर अ बोर्ड इज सेटिस्फाइड ऑन इंक्वायरी दैट द चाइल्ड ब्रॉट बिफोर इट हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, देन notwithstanding anything contrary contained in any other law for the time being in force, the board shall pass order to that effect। ठीक है, मतलब नहीं पाया जाएगा, कॉन्ट्रेरी नहीं होगा किसी लॉ के अगेंस्ट में, तब बोर्ड क्या करेगी? पास करेगी एक ऑर्डर। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? इन केस इट अपीयर्स टू द बोर्ड दैट द चाइल्ड रिफर्ड इन सबसेक्शन 1 इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इट मे रेफर द चाइल्ड टू द कमेटी विद अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस। सबसेक्शन 1 में क्या बोल रहा था कि जहाँ पे चाइल्ड है इंक्वायरी से सेटिस्फाइड होता है बोर्ड कि उसने किसी तरह का ऑफेंस नहीं किया है, ठीक है, लॉ में कुछ भी दिया हो बोर्ड ऑर्डर पास कर देगी। सबसेक्शन 2 में पता लगता है कि क्या कहते हैं जो बच्चा है सबसेक्शन 1 में यानी सीसीएल वाला, वो सीसीएल नहीं, एक्चुअली में क्या है? नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो इस चाइल्ड को रिफ़र कर देगी किसके सामने? किसके आगे? कमेटी के आगे, यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास में अप्रोप्रिएट डायरेक्शन के साथ में, ठीक है। फिर सेक्शन 18 देख लेते हैं हम लोग इसी के साथ में। ऑर्डर्स रिगार्डिंग चाइल्ड फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? वेयर अ बोर्ड इज सेटिस्फाइड ऑन इंक्वायरी दैट अ चाइल्ड irrespective of age has committed a petty offense or a serious offense। Where a board is satisfied on inquiry that a child irrespective of age has committed a petty offense or a serious offense, or a child below the age of 16 years has committed a heinous offense। फिर इसके बाद में अमेंडमेंट हुआ है 2022 में, or a child above the age of 16 years has committed a heinous offense and the board has after preliminary assessment under section 15 dispose of the matter। क्या बोल रहा है यहाँ पे? फिर से देखिएगा। बोल रहा है कि यहाँ पे बोर्ड क्या इंक्वायरी करेगा कि जो बच्चा है जिसने क्या कहते हैं पेटी ऑफेंस किया है, सीरियस ऑफेंस किया है, ठीक है, और एक ऐसा बच्चा जो 16 साल से नीचे उसने हीनियस ऑफेंस किया है, ठीक है, लेकिन जो 16 साल के ऊपर अगर उसने हीनियस ऑफेंस किया है, ठीक है, 16 साल से ऊपर है लेकिन 18 साल से नीचे है, तो वहाँ पर सेक्शन 15 में एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा वो बोर्ड
तब उस मैटर को डिस्पोज ऑफ करेगा। फिर से समझिएगा, सबसेक्शन 1 बोल रहा है वेयर अ बोर्ड इज सेटिस्फाइड ऑन इंक्वायरी, इंक्वायरी से सेटिस्फाइड है तो जो बच्चा है उसकी एज कितनी भी हो, अगर उसने पेटी ऑफेंस किया है और सीरियस ऑफेंस किया है, ठीक है, पेटी ऑफेंस किया, सीरियस ऑफेंस किया, और एक ऐसा बच्चा है जो 16 साल से नीचे है लेकिन उसने हीनियस ऑफेंस किया है, ठीक है, then notwithstanding anything contrary contained in any other law for the time in force as based on nature of offense specific need for supervision or intervention circumstances as brought out in the social investigation report and past conduct of child, the board may if it thinks so fit। तो जैसे मैंने बताया था कि फिर से बताता हूँ, वेयर अ बोर्ड इज सेटिस्फाइड ऑन इंक्वायरी दैट अ चाइल्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज हैज़ कमिटेड अ पेटी ऑफेंस, मतलब उस बच्चे की एज कितनी थी उसे लेना देना नहीं है। जो भी चाइल्ड की रे एज है मतलब उसे इससे लेना देना नहीं है, अगर उसने पेटी ऑफेंस किया है, सीरियस ऑफेंस किया है, और अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16 हैज़ कमिटेड हीनियस ऑफेंस, मतलब 16 ईयर्स से नीचे जितने ही बच्चे हैं उसने जो भी ऑफेंस किया हो उससे लेना देना नहीं है। यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट क्या था, और अ चाइल्ड अबव द एज ऑफ 16 ईयर हैज़ कमिटेड हीनियस ऑफेंस एंड द बोर्ड हैज़ आफ्टर प्रिलिमिनरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 15 डिस्पोज ऑफ द मैटर। जब भी 16 ईयर्स के ऊपर के बच्चे ने अगर कोई हीनियस ऑफेंस किया तो उसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 15 होने के बाद ही जो मैटर होगा वो डिस्पोज ऑफ होगा। फिर उसके बाद देखते हैं, then notwithstanding anything contrary contained in any other law for the time being force and based on the nature of offense specific need for supervision or intervention circumstances as brought out in social investigation report, यानी social investigation report में से जो भी चीज़ें ब्रॉड करी जाएंगी, किस तरीके का ऑफेंस है, किस तरीके का नेचर है, सुपरविजन किस तरीके से होना चाहिए, वो होने के बाद एंड द पास्ट कंडक्ट ऑफ द चाइल्ड द बोर्ड में इफ़ इट सो थिंक फिट, सबसेक्शन 1 सिर्फ इतना बोल रहा है, बोर्ड जो भी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी नेचर होगा ऑफेंस का उससे लेना देना नहीं, उससे लेना देना नहीं है। अगर जो चाइल्ड है 16 ईयर्स से नीचे उसने कोई भी ऑफेंस कमिट किया हो, चाहे पेटी ऑफेंस हो, सीरियस ऑफेंस है या हीनियस ऑफेंस, उससे लेना देना नहीं। लेकिन 16 ईयर्स से ऊपर है, अबव है, तो उसने हीनियस ऑफेंस किया है तो उसका अंडर सेक्शन 15 एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा, तभी उसको मतलब किसी तरह का ऑर्डर पास किया जाएगा। ठीक है, क्लॉज ए में देखते हैं, अलाउ द चाइल्ड टू गो होम आफ्टर एडवाइस और एडमोनिशन बाय फॉलोइंग अप्रोप्रिएट इंक्वायरी एंड काउंसलिंग टू सच चाइल्ड एंड टू हिज पेरेंट्स और गार्जियन। सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अगर लगता है बोर्ड को तो उस चाइल्ड को मतलब एडवाइस किया जाएगा, थोड़ा डांटा जाएगा, ठीक है, अप्रोप्रिएट इंक्वायरी करी जाएगी, काउंसलिंग करी जाएगी उस बच्चे की, उसके पेरेंट्स की, गार्जियन की, ठीक है। क्लॉज बी बोलता है डायरेक्ट द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप काउंसलिंग एंड सिमिलर एक्टिविटीज़। क्लॉज सी बोलता है ऑर्डर फॉर, मतलब यही सारी चीज़ें जो दी गई हैं आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग वहीं पे आ जाते हैं सेक्शन 14 पे। Section 14 Inquiry by board regarding child in conflict with law. Subsection where a child alleged to be in conflict with law is produced before board, the board shall hold an inquiry in accordance with the provisions of this act and may pass such order in relation to such child as it deems fit under section 17 and 18 of this act। 17 18 हम लोग पढ़ चुके हैं, देखा बताया जाएगा उस हिसाब से कि इंक्वायरी होगी, ठीक है। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, द इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शैल बी completed within a period of 4 months from the date of first production of child before the board। जिस दिन बच्चे को फर्स्ट टाइम बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया गया था उससे 4 महीने के अंदर इंक्वायरी जो होनी चाहिए वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, अनलेस द पीरियड इज़ एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 months बाय द बोर्ड, या बोर्ड जो है वो 4 महीने से भी ज़्यादा 2 महीना और मैक्सिमम पीरियड दे सकता है, ठीक है। हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग ऑफ सच एक्सटेंशन,
बोर्ड इस चीज़ को राइटिंग में लिखेगा भी, रिकॉर्ड भी करेगा कि हमने 2 महीने का टाइम एक्स्ट्रा क्यों दिया, ठीक है। सब सेक्शन 3 क्या बोलता है? अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट इन केस ऑफ हीनियस ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 15 shall be disposed of by the board within a period of 3 months from the date of first production of the child before the board। सेक्शन 15 वाला जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा वो कब से होगा? वो 3 महीने के भीतर उसको कंप्लीट कर देना होगा, ठीक है। सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है? इफ़ इंक्वायरी बाय बोर्ड अंडर सबसेक्शन 2 फॉर पेटी ऑफेंसेस रिमेन्स इनकॉन्क्लूसिव इवन आफ्टर द एक्सटेंडेड पीरियड द प्रोसीडिंग शैल स्टैंड टर्मिनेटेड। क्या बता रहा है? इंक्वायरी सब सेक्शन 2 में इंक्वायरी जो 4 मंथ के अंदर हो जानी चाहिए थी, ठीक है, अगर वो पिटी ऑफेंस के रेफरेंस में पूरी नहीं होती है तब क्या होगा? इफ़ इंक्वायरी बाय बोर्ड अंडर सब सेक्शन 2 फॉर पेटी ऑफेंसेस रिमेन्स इनकॉन्क्लूसिव इवन आफ्टर द एक्सटेंडेड पीरियड द प्रोसीडिंग शैल स्टैंड टर्मिनेटेड। एक्सटेंडेड पीरियड कितना था? यानी जो 2 मंथ्स एक्स्ट्रा दिया था बोर्ड ने रिकॉर्डिंग रीज़न करने के बाद, अगर उसके भीतर भी वो पेटी ऑफेंसेस के रिगार्डिंग जो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो पाती है तो इंक्वायरी कैसी टर्मिनेटेड मानी जाएगी, यानी ख़त्म हो जाए मानेगी, वो माना जाएगा कि वो इंक्वायरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। प्रोविज़ो क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड दैट फॉर सीरियस और हीनियस ऑफेंसेस in case of board requires further extension of time for completion of inquiry, the same shall be granted by chief judicial magistrate or as the case may be the CMM for the reasons to be recorded in writing। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इंक्वायरी सबसेक्शन 2 में 4 मंथ्स फिर एक्सटेंडेड टाइम 2 मंथ्स दिया गया था, उस रेफरेंस में अगर सीरियस और हीनियस ऑफेंसेस में बोर्ड को लगता है कि जो फर्दर टाइम एक्सटेंशन है उसमें इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो पाई है, मतलब फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, वो कौन दे सकता है? उसके अलावा ज़्यादा CGM भी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन जो ऑफेंस हैं, जो जो रीज़न्स हैं उनको रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग में, ठीक है। हाँ, मतलब समझ गए प्रोविज़ो का मतलब? बोर्ड को लगेगा कि अगर वो जो 4 मंथ्स हैं और 2 मंथ्स एक्स्ट्रा दे दिए थे बोर्ड के द्वारा तब भी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो पा रही है सीरियस और हीनियस ऑफेंस में, बोर्ड चाहता है कि और टाइम मिले इंक्वायरी को, मतलब पूरा करने के लिए और भी टाइम चाहिए बोर्ड को, तो CJM राइटिंग में लिख करके दे सकते हैं टाइम, ठीक है। सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है? सबसेक्शन 5 बोल रहा है द बोर्ड शैल टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू इंश्योर फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। मतलब बोर्ड जो भी है फर्दर स्टेप ले सकता है किस तरीके से जो ट्रायल है वो स्पीडी तरीके से हो, मतलब इंक्वायरी स्पीडी तरीके से हो, फेयर इंक्वायरी हो, ठीक है। तो क्लॉज ए बोलता है एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग द इंक्वायरी द बोर्ड शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैज़ नॉट बीन सब्जेक्टेड टू एनी इल ट्रीटमेंट बाय द पुलिस by any other person including lawyer probation officer and take coercive corrective steps in case of such ill treatment। जो इंक्वायरी के दौरान जो बोर्ड है वो किसी तरह की स्टेप्स ले सकता है कि जो बच्चा है उससे किसी तरीके से परेशान ना किया जाए पुलिस के द्वारा, प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा या जहाँ किसी लॉयर के द्वारा, ठीक है, तो वो इंश्योर करेगा, स्टेप्स ले सकता है। क्लॉज बी में क्या बोल रहा है? इन ऑल केसेस अंडर द एक्ट द प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड इन सिंपल मैनर एज पॉसिबल and care shall be taken to ensure that the child against whom the proceeding have been instituted is given child friendly atmosphere during the proceeding। जो बोर्ड है वो ये स्टेप भी ले सकता है कि जो चाइल्ड के अगेंस्ट जितने भी प्रोसीडिंग लीक करी जाएंगी, इंक्वायरी करी जाएंगी, वो एक तरीके से चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो। उस जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रेगुलर कोर्ट्स या रेगुलर प्रोसीडिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, यहाँ पे जो चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट करने का स्टेप ले सकती है बोर्ड। बोर्ड मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। क्लॉज सी में क्या बोल रहा है? एवरी चाइल्ड ब्रॉट बिफोर द बोर्ड शैल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड पार्टिसिपेट इन द इंक्वायरी। यानी वही ऑडी ऑल्टम पार्टम का रूल फॉलो किया जाएगा, यानी बच्चे को भी सुना जाएगा, ठीक है। क्लॉज डी क्या बोलता है? केसेस ऑफ पेटी ऑफेंसेस शैल बी डिस्पोज ऑफ द बोर्ड बाय समरी प्रोसीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। द केस ऑफ पेटी ऑफेंसेस शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय द बोर्ड थ्रू समरी प्रोसीडिंग्स एज पर द प्रोसीजर इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द CRPC, ठीक है।
Clause E, inquiry or serious offences shall be disposed of the board by following the procedure for trial in summons cases under the criminal procedure code. ठीक है, यानी BNSS. तो सीरियस ऑफेंसेस में समन केसेस की तरह प्रोसीजर चलेगा, ट्रायल चलेगा, और क्या कहते हैं पेटी ऑफेंसेस में समरी प्रोसीजर की तरह चलेगा. ठीक है. क्लॉज एफ क्या बोलता है और क्या स्टेप लिए जाएंगे बोर्ड के द्वारा? इंक्वायरी ऑफ हीनियस ऑफेंस. इंक्वायरी हीनियस ऑफेंस की इंक्वायरी के रेफरेंस में क्या बता रहा है? सब क्लॉज 1, फॉर द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स as on the date of commission offence shall be disposed of by board under clause E. क्लॉज ई में जिस तरीके से अगर जो बच्चा है जो 16 साल के नीचे का है, ठीक है, अगर उसने हीनियस ऑफेंस किया है तो उसका जो ट्रायल या जो इंक्वायरी वो समन केस की तरह होगी. सब क्लॉज 2 बोलता है फॉर द चाइल्ड अबव द एज ऑफ 16 ईयर्स, ठीक है, above the age of 16 years as on the date of commission of an offence shall be dealt with in a manner prescribed under section 15. अभी हम लोगों ने सेक्शन 18 पढ़ा था. सेक्शन 18 में बोला गया था, सब सेक्शन 1 में ही था, कि जहाँ पर जो ऑफेंस जो सीरियस हीनियस ऑफेंस है, अगर किसी बच्चा जो 16 ईयर्स से अबव है तो वहाँ पे एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाता है अंडर सेक्शन 15. उस हिसाब से डिस्पोज ऑफ मैटर किया जाए. तो वही चीज़ बोल रहा है. For the child above the age of 16 years as on the date of commission of an offence shall be dealt with in the manner prescribed under section 15. बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 15. ठीक है, तो इसका ये सेक्शन 15 देख लेते हैं हम लोग. सेक्शन 15 है प्रिलिमिनरी असेसमेंट इनटू हीनियस ऑफेंसेस बाय बोर्ड. ये रेफरेंस हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना, सेक्शन 18 में हम लोग पढ़ रहे थे, जहाँ पे लिखा हुआ सेक्शन 18 ऑर्डर्स रिगार्डिंग चाइल्ड फाउंड टू बी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्शन 15 में भी इंक्वायरी होगी, प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा. ठीक है, जो बच्चे 16 ईयर्स से ऊपर है उन्होंने हीनियस ऑफेंस किया है उसके रेफरेंस. सेक्शन 15 प्रिलिमिनरी असेसमेंट इनटू हीनियस ऑफेंसेस बाय बोर्ड. बोर्ड कैसे प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा जिन बच्चों ने हीनियस ऑफेंस किया है? सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ हीनियस ऑफेंसेस, हीनियस ऑफेंस समझ रहे ना, ऐसे ऑफेंसेस जो आईपीसी यानी बीएनएस या अदर लॉज में जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट 7 ईयर्स या 7 ईयर्स से ऊपर. ठीक है. इन केस ऑफ हीनियस ऑफेंसेस एलिस्ट टू हैव बीन कमिटेड बाय अ चाइल्ड, जिस चाइल्ड ने हीनियस ऑफेंस किया, हु हैज़ कंप्लीटेड और इज़ अबव द एज ऑफ 16 ईयर्स, जो 16 साल जिनकी उम्र हो चुकी है, कंप्लीट कर ली है, या उससे ऊपर के बच्चे. द बोर्ड शैल कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट. कौन करेगा प्रिलिमिनरी असेसमेंट? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. विद रिगार्ड टू हिज मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी. किसके रेफरेंस में चेक करेगा? उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, वो दिमाग से कितना तेज़ है. 16 साल का बच्चा है, 16 साल या उससे ऊपर का, उसने अगर हीनियस ऑफेंस किया तो क्या उसकी मेंटालिटी, उसके पीछे का उसका इंटेंशन क्या होगा. ठीक है, विद रिगार्ड टू हिज मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी, किस हिसाब से उसकी फ़िज़िकल कैपेसिटी है, क्या वो देखा जाएगा. टू कमिट सच ऑफेंस, उसने ऑफेंस किया है, ठीक है, उसके रेफरेंस में. एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ ऑफेंस, उसने ऑफेंस किया, उसका कंसिक्वेंस क्या होगा, क्या उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, उसकी एबिलिटी थी उसको अंडरस्टैंड करने की कि ऑफेंस हम जो कमिट कर रहे हैं उसका कंसिक्वेंस क्या होगा. एंड द सर्कमस्टांसेस इन विच ही एलिजिडली कमिटेड द ऑफेंस, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्या रहा है कि उसने वो ऐसा ऑफेंस किया. ठीक है, वो सारी चीज़ें प्रिलिमिनरी असेसमेंट में बोर्ड देखेगा. एंड में पास एन ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 18. अभी हम लोगों ने सेक्शन 18 का सब सेक्शन 3 पढ़ा था ना, जिसमें क्या चीज़ें लिखी हुई थी, किस हिसाब से. इसको बताएंगे, आगे बताएंगे कि सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो प्रोविज़न है उस हिसाब से ऑर्डर पास करेगा. ठीक है. प्रोविज़ो क्या बोलता है? प्रोवाइडेड दैट फॉर सच एन असेसमेंट द बोर्ड में टेक द असिस्टेंस ऑफ एन एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट और साइको सोशल वर्कर्स और अदर एक्सपर्ट्स. जो बोर्ड है प्रिलिमिनरी असेसमेंट के दौरान जो एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट हैं या साइको सोशल वर्कर्स हैं या एक्सपर्ट अदर, तो उनका भी असिस्टेंस ले सकता है. ठीक है. एक्सप्लेनेशन क्या है?
For the purposes of this section, it is clarified that preliminary assessment is not a trial. ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस पे केस है. प्रिलिमिनरी असेसमेंट इज़ नॉट अ ट्रायल, अचवल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ असम. ठीक है, जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट हो वो किसी तरह का ट्रायल नहीं है. ठीक है. Explanation: for the purpose of this session, it is clarified that the preliminary assessment is not a trial, but it is to assess the capacity of such child to commit and understand the consequences of the alleged offences. ये सिर्फ ये देखने के लिए है असेसमेंट प्रिलिमिनरी, खाली जो बच्चा है CCL जिसने ऑफेंस किया है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि वो ऑफेंस का कंसिक्वेंस क्या रहेगा, उसका मेंटल फिजिकल कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें खाली इसी चीज़ पे प्रिलिमिनरी असेसमेंट बेस्ड रहेगा. सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? वेयर द बोर्ड इज सेटिस्फाइड ऑन द प्रिलिमिनरी असेसमेंट दैट द मैटर शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द बोर्ड, देन द बोर्ड शैल फॉलो द प्रोसीजर एज फार एज मे बी फॉर ट्रायल इन समन्स केस अंडर द CRPC. ठीक है, जैसे हम लोगों ने ऊपर सेक्शन 14 में पढ़ा हुआ था कि हीनियस ऑफेंस के रेफरेंस में देखा जाएगा कि बच्चा कितना बड़ा है तो उसका ऑफेंस का ट्रायल किस हिसाब से किया जाएगा, समन्स केस के हिसाब से. जो प्रोसीजर होगा वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फॉलो करेगा, इतना बताया. ठीक है. फिर नेक्स्ट प्रोविजो क्या है इसका? Provided that the order of the board to dispose of the matter shall be appealable under subsection 2 of section 101. 101 में बता रहा है कि जो बोर्ड समन केस की तरह ट्रायल करेगा, समन केस की तरह वो प्रोसीडिंग्स चलेंगी अगर उसका कुछ रिजल्ट रहता है हीनियस ऑफेंस का. ठीक है, तो एक तरीके का अपीलेबल ऑर्डर है. कहाँ? सेक्शन 101 के सबसेक्शन 2 में. प्रोवाइडेड फर्दर दैट the assessment under this section shall be completed within period of specified in section 14. सेक्शन 14 में हम लोगों ने पढ़ा था किस तरीके, कब तक कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में. हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था वो सीरियस ऑफेंस जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा सीरियस ऑफेंसेस वो कितने दिन में होगा? 3 महीने में. ठीक है, 3 महीने में. सेक्शन 14 का सबसेक्शन 3 आप लोग देखिएगा, उसमें एक चीज़ लिखी हुई है. ठीक है. सेक्शन 16 देख लेते हैं. रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी. अगर इंक्वायरी है पेंडिंग है तब क्या होगा? ठीक है. सबसेक्शन 1 द CGM और द CMM शैल रिव्यू द पेंडेंसी ऑफ केसेस ऑफ द बोर्ड वंस इन एवरी 3 मंथ. ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर 3 माह में जो भी बोर्ड के केसेस अगर पेंडिंग है तो CGM उसको देखेंगे, रिव्यू कर सकते हैं. एंड शैल डायरेक्ट द बोर्ड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स सिटिंग्स. और CGM ये भी ऑर्डर दे सकते हैं बोर्ड को कि जो अपनी सिटिंग्स हैं, ठीक है, वो बढ़ा दें, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स सिटिंग. और मे रिकमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडिशनल बोर्ड. या तो बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा बनवा देंगे, मतलब डायरेक्शन देंगे CGM, या फिर उसी बोर्ड को कहेंगे कि अपनी सेटिंग्स को और इंक्रीज़ करिए जिससे जो पेंडेंसी है इंक्वायरी की वो जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ हो. ठीक है. सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? द नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग बिफोर द बोर्ड, ड्यूरेशन ऑफ सच पेंडेंसी, नेचर ऑफ पेंडेंसी एंड रीजंस देयरऑफ शैल बी रिव्यूड इन एवरी 6 मंथ्स बाय अ हाई लेवल कमेटी. हर 6 महीने में एक हाई लेवल कमेटी के द्वारा जो भी इंक्वायरी या पेंडिंग है बोर्ड में, ठीक है, वो चेक करी जाएंगी. ठीक है. कंसिस्टिंग अब कौन सी हाई लेवल कमेटी कंसिस्ट करे, मतलब उसका कंपोजिशन क्या होगा उस हाई लेवल कमेटी का? एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ दैट हाई लेवल कमेटी. द होम सेक्रेटरी होंगे, द सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट इन द स्टेट एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ वॉलेंटरी और नॉन गवर्नमेंटल, किसी NGO के लोग भी हो सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, टू बी नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन. जैसे चेयरपर्सन अपॉइंट करेंगे उस हिसाब से उस हाई लेवल कमेटी के पर्सन वो मेंबर्स हो सकते हैं. सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? द इंफॉर्मेशन ऑफ सच पेंडेंसी शैल ऑल्सो बी फर्निश्ड बाय द बोर्ड टू द CGM एंड द DM ऑन क्वार्टरली बेसिस इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि जो बोर्ड में जो पेंडेंसी है उसकी इंफॉर्मेशन किसको दी जाए? CGM को दी जाए और उसके अलावा DM को भी दी जाए.
ऑन द क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे बोर्ड इसकी जानकारी डीएम और सीजीएम दोनों को देगा, जैसा स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है, सेक्शन 17 हम लोग पढ़ चुके हैं, 18 भी देख ही लिया था। 18 का सब सेक्शन 2 देख लेते हैं। 18 क्या बात कर रहा था? 18 बात कर रहा था हमारा ऑर्डर रिगार्डिंग द चाइल्ड फाउंड टू बी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज, उसके बारे में बता दिया था। हाँ, सब सेक्शन 2 देख लेते हैं सेक्शन 18 का। इफ़ एन ऑर्डर is passed under clause A to G of subsection 1, the board may in addition pass the order। अब जहाँ पर बोर्ड को लग रहा था कि हाँ एक बच्चे को जिसने ऑफेंस किया था, ठीक है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट भी हो गया, बाकी जहाँ पर पिटी ऑफेंस और सीरियस ऑफेंस थे वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे जब ऑर्डर देगी तो उसके साथ में एक एडिशनल ऑर्डर भी पास कर सकती है, अटेंड स्कूल, ये सारी जितनी भी ट्रेनिंग है, ठीक है, प्रोग्राम है, उस हिसाब से। सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? where the board after preliminary assessment under subsection 15 pass an order that there is a need for trial of the said child as an adult। प्रिलिमिनरी असेसमेंट ही बताएगा कि जो बच्चा है जिसकी फ़िज़िकल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी कैसी एज एन एडल्ट है, वहाँ पे बोर्ड इस चीज़ को तय कर सकता है कि उस बच्चे की जो ट्रायल है, उसका जो आगे प्रोसीजर है वो कैसे चलेगा, एज एन एडल्ट भी चल सकता है। फिर से देखते हैं। Where the board after preliminary assessment under section 15 pass an order that there is a need for the trial of the said child as an adult, then the board may order transfer of the trial of the case to the children's court having jurisdiction to try such offence। क्या बोल रहा है यहाँ पे? फिर बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उस चीज़ का ट्रायल नहीं करेगी, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड खाली प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगी सेक्शन 15 में ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी। इफ़ board found that the child is capable to do such an offense, then the board transfer such child to the children court and tried as an adult। ठीक है, ये सिंपल सी बात बोली गई है। ठीक है, सब सेक्शन 3 इसका सेक्शन 18 का इम्पोर्टेंट था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाइल्ड का जो ट्रायल होगा एज एन एडल्ट कब होगा? जब उसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट बोर्ड के द्वारा पाया जाएगा कि हाँ ये इसका ट्रायल ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 19 आता है पावर्स ऑफ चिल्ड्रन कोर्ट। देख लीजिएगा क्या क्या पावर है चिल्ड्रन कोर्ट की। ठीक है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। फिर इसके बाद सेक्शन 20 है चाइल्ड अटेंड एज ऑफ 21 ईयर्स एंड येट टू कंप्लीट प्रेस्क्राइब टर्म स्टे इन प्लेस ऑफ सेफ्टी, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर सेक्शन 21 है ऑर्डर दैट मे नॉट बी पास्ड अगेंस्ट द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या बोल रहा है? ऑर्डर दैट मे नॉट बी पास्ड अगेंस्ट द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। कौन सा ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा CCL के अगेंस्ट? नो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ शैल बी सेंटेंस्ड to death or for the life imprisonment without the possibility of release for any such offence either under the provision of this act or under the provision of IPC or any other law for the time being force। सेक्शन 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि कोई भी चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है, उसने कैसा भी ऑफेंस किया उसको किसी भी तरीके से लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस नहीं दिया जा सकता है। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेक्शन 21 बताता है कि चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के अगेंस्ट कौन सा ऑर्डर नहीं पास होगा? लाइफ इम्प्रिजनमेंट का और डेथ सेंटेंस का पनिशमेंट पास ही नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर दिया ही नहीं जाएगा। ठीक है, सेक्शन 22 प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 8 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नॉट टू अप्लाई अगेंस्ट चाइल्ड। चैप्टर 8 है वो अप्लाई नहीं होगा इस एक्ट में। ठीक है, मतलब नॉट अप्लाई अगेंस्ट द चाइल्ड। ठीक है, तो फिर इसके बाद सेक्शन 23 है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 22, बस ध्यान रखिएगा। 23 है नो जॉइंट प्रोसीडिंग ऑफ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड पर्सन नॉट अ चाइल्ड। ये भी इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है किस सेक्शन में दिया हुआ है कि किसी भी तरह की जॉइंट प्रोसीडिंग नहीं होगी जो चाइल्ड नहीं है, यानी चाइल्ड और मेजर की साथ में। मतलब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक ऑफेंस हुआ, ठीक है, जिसमें एक चाइल्ड भी एक्यूज़ है और एक जो मेजर है 18 ईयर्स से ऊपर वो भी एक्यूज़ है, तो दोनों के ही ट्रायल
दोनों की प्रोसीडिंग्स अलग अलग चलेंगी, ठीक है। मेजर को अलग ट्रीट किया जाएगा, चाइल्ड की प्रोसीडिंग अलग तरीके से चलेंगी, वो बोल रहा है। देख लेते हैं सब सेक्शन 1, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 223, जॉइंडर ऑफ चार्जेस की बात करता होता CRPC और in any other law for the time being in force, there shall be no joint proceeding of a child alleged to be in conflict with law with a person who is not a child, ठीक है। Subsection 2, if the during of the inquiry of the board or the children's court or by the children's court the person alleged to be in conflict with law is found that he is not a child, such person shall not be tried along with a child, वही सेम चीज़ बोल रहा है, ठीक है। 24 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 25 स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग केसेस, जो केसेस पेंडिंग हो उसके रेफरेंस में क्या स्पेशल प्रोविज़न है ये बता रहा है, देख लेते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस एक्ट, इस एक्ट में कुछ भी दिया हो, ऑल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड alleged or found to be in conflict with law pending before any board or court on the date of commencement of this act shall be continued in that board or court as if this act had not been enacted। मतलब ये बोल रहा है कि पेंडिंग केसेस जो इस एक्ट के आने से पहले थे वो भी बोर्ड देख रहा था तो वो एक्चुअली चलता रहेगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर सेक्शन 26 प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ रन अवे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है।